नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था कि यूपी और योगी को मिलाएंगे तो उपयोगी बनेगा। लेकिन क्या सरकार और सूबे के लिए उपयोगी साबित होने वाले सीएम योगी के खिलाफ संगठन में भीतर घात वाली साजिश चल रही है? इस सवाल को लेकर चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही है, क्योंकि यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। ये बात तो अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगी। एक के बाद एक कई सिग्नल मिल रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि यूपी बीजेपी में खींचतान चल रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि वो अब और योगी सरकार में रहकर काम नहीं करना चाहते, उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाए। कहा जा रहा है कि केशव फिर से संगठन में जाना चाहते हैं और यूपी में बीजेपी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसीलिए बार बार संगठन का राग अलापने में लगे हैं। जरा सुनिए उनकी नई बाइट। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य संगठन बनाम सरकार की बात क्यों उछाल रहे हैं? क्यों बार बार एक ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर वही ट्वीट दोबारा करते हैं और वही संगठन और सरकार का नारा बुलंद कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल ऐसा है जिसकी पड़ताल जरूरी है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य में अगर पार्टी के भीतर ठीक नहीं चल रहा तो उसे समझना जरूरी है कि वहां हो क्या रहा है। तो इस उथल पुथल से जुड़ी सारी अपडेट और सारे सवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वो सवाल जरा देख लेते हैं जो आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है और जिसका जवाब हम चाहते हैं कि आप जरूर दें। और वो सवाल क्या है, जरा एक बार देखते हैं। सवाल नंबर 1, यूपी बीजेपी में जारी हलचल को आप कैसे देखते हैं? चुनाव के बाद जिस तरह की थोड़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है उसको कैसे देखते हैं आप? और आपके सामने ऑप्शन है, सीएम योगी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ऑप्शन बी, योगी के विरोधियों की की जो कोशिश चल रही है वो बेकार होने वाली है। और ऑप्शन सी, नई चुनौतियों के लिए बीजेपी की तैयारी। तो आप इस खींचतान या उथल पुथल को कैसे देखते हैं, जरा हमें बताना शुरू करिए। और कैसे वोट करना है और कैसे आपको जवाब देना है वो आपको पता ही है, बाद में आगे मैं बताऊंगा भी आपको। इस तरह सवाल नंबर 2 देखिए, क्या यूपी सीएम के पद पर योगी के अलावा किसी और को देखना चाहेंगे? और ऑप्शन ये है, नहीं, योगी यूपी के लिए बेस्ट हैं। बी, योगी हटेंगे तो बीजेपी कमजोर होगी। और ऑप्शन सी, नतीजों के बाद बदलाव जरूरी है। सवाल नंबर 3, केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है, केशव को सीएम नहीं बन पाने का मलाल है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और ऑप्शन बी, योगी से मुकाबले में केशव कहीं नहीं है। और ऑप्शन सी, केशव पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो यूपी में हो रहा है, इस पूरे खींचतान और उथल पुथल को आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? इन 3 सवालों के जवाब के रूप में हमें आप बताना शुरू कर सकते हैं। और जवाब कैसे देना है वो आपको पता ही है कि जैसे ही कि आपके सामने जो टीवी स्क्रीन है उसके दाहिनी तरफ जो आप QR कोड देख रहे हैं उसे जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। फिर अपना जवाब भर के उसे सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए, जवाब देना शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। केशव प्रसाद मौर्य मंच से बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं और फिर से पोस्ट कर रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। सीएम योगी ने न मंच से कुछ कहा और न ही सोशल मीडिया पर केशव के किसी भी स्टेटमेंट का जवाब दिया। सीएम योगी की तरफ से बस एक लिस्ट आई है जिसे आप चाहें तो योगी का जवाब मान सकते हैं। यह लिस्ट है उन 30 मंत्रियों की जिन्हें सीएम योगी ने 10 सीटों पर उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी। इस लिस्ट में मंत्रियों की ड्यूटी उन सीटों पर भी लगाई गई है जिन सीटों को केशव का गढ़ कहा जाता है। फूलपुर सीट
जहां से केशव लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वहां योगी ने राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को की ड्यूटी लगाई। लखनऊ के पास की जो सीसामऊ सीट है, वहां योगी ने ब्रजेश पाठक की नहीं बल्कि सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल पर भरोसा जताया है उन्होंने। तो केशव संगठन की सुपरमेसी का बयान भले दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने उपचुनाव जिताने का टारगेट अपने मंत्रियों को दे दिया है। अब आप देखिए कैसे किस तरीके से ये पूरा खेल स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने है। भले योगी आदित्यनाथ ने उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या करना है उन्होंने बता दिया। तो योगी ने ना सिर्फ आज लिस्ट जारी की है, बल्कि इन प्रभारी मंत्रियों की बैठक भी ली। सभी मंत्रियों को क्लियर कट टारगेट दे दिया है कि सीटें जिताकर आना है। और इस जो जिनको जिम्मेदारी दी है उस लिस्ट में ना तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम है और ना दूसरे डिप्टी सीएम का। तो इस बैठक में कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को और ब्रजेश पाठक को बुलाया भी नहीं गया था। 8 जून और 2 जुलाई की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य की जो कुर्सी थी वो खाली थी। तो क्या केशव के बारे में, उनके मंसूबों के बारे में सीएम को पहले से इस बात की भनक लग गई थी कि वो क्या चाहते हैं, इसीलिए इस बार बैठक में नहीं बुलाया गया? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। केशव लाख योगी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं का विजन और मिशन दोनों क्लियर है। और बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि खुलकर योगी के पक्ष में बोलने भी लगे हैं। जरा सुनिए। संगठन अपनी जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर है। संगठन अपना काम करती है और कार्यकर्ता का सम्मान संगठन भी करता है और सरकार भी करती है। और चूंकि सरकार भी हमारी है, तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। तो 2017 के बाद से यूपी में ऐसा मौका कम ही आया है जब विपक्ष को योगी सरकार के भीतर की किसी खबर पर कुछ कहने का, तंज करने का मौका मिला हो। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार वाला जो बयान दिया है, उससे विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है। और अखिलेश इसमें ऐसे मौके कहां चूकने वाले हैं? जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। तो केशव की उछल कूद से विपक्ष को मौका जरूर मिल गया है, लेकिन पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल उसके पास योगी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नड्डा ने भी केशव प्रसाद मौर्य को कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उन्हें हिदायत दी है कि अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर कहने की बजाय वो पार्टी फोरम पर उठाएं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने को लेकर भी कोई आश्वासन केशव प्रसाद मौर्य को अभी नहीं दिया गया। खबर यह भी है कि फिलहाल नवंबर तक भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे। कुल मिलाकर केशव का हर दांव जो है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसी सियासी हलचल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा हम उस खबर का रुख कर लेते हैं कि नड्डा से केशव प्रसाद की मौर्य की जो मीटिंग हुई और उसके बाद अब एक दूसरी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, पीएम मोदी और अमित शाह की जो मुलाकात हुई है वो। तो पीएम मोदी के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। और माफ करिएगा, इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जाकर पीएम को से आज मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक बातचीत हुई और उन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह सौंपी है। और उसके बाद अमित शाह की जो मुलाकात हुई है मोदी से, इसको लेकर के कई तरह की कयासबाजी चल रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसको कि आप देख रहे हैं कि यूपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है एक के बाद एक, उससे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ तो चल रहा है। लेकिन क्या चल रहा है ये जानने के लिए जरा हम चलते हैं, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविकांत दिल्ली से और विनोद मिश्रा हैं लखनऊ से। रविकांत, दिल्ली में बैठक हुई है, पहले इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष मिले पीएम से और अब अमित शाह मिले, तो क्या चल क्या रहा है वहां? देखिए रंजीत जी, यूपी को लेकर हार की समीक्षा की गई और उसके बाद अब पूरे संगठन और सरकार का एक ही मकसद है कि बाईपोल में किसी भी कीमत पर बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को हासिल करना चाहती है जीत के माध्यम से।
सरकार और संगठन के बीच में मतभेद है, ये साफ हो गया, ये खुलकर सामने आ गया। लेकिन आला कमान ने यह भी साफ कर दिया कि बाबा का जो नेतृत्व है वो बना 2027 जो है वो बीजेपी का टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल रविकांत, फिर हम आएंगे आपके पास, लेकिन जरा एक बार विनोद के पास चलते हैं। विनोद, आज जिस तरीके से योगी ने एक 30 मंत्रियों की टीम बना दी उपचुनाव को लेकर के, और उसमें न तो संगठन का कोई आदमी शामिल था और न ही दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद थे। एक तरीके से योगी की तरफ से मैसेज क्लियर है कि वहां किसके हाथ में कमान है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, लिहाजा कमान उनके हाथों में ही है। और जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव के बाद जो सवाल उठे सरकार को लेकर, जिस तरह से कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं, योगी उसका जवाब देना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें तय किया कि पूरा जो इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन, वो सरकार लड़ेगी। और इसीलिए जो 30 लोगों की, 30 मंत्रियों की जो स्पेशल टीम बनाई गई है उसमें योगी सरकार के मंत्री हैं। इस बैठक में सरकार संगठन का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी पहले भी इस उपचुनाव की नहीं दी गई थी और इस लिहाज से जो टीम बनाई गई है उसमें भी उनके नाम नहीं है, लिहाजा उनको आज मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। ये जो 30 मंत्री हैं इनको एक एक विधानसभा दी गई है। एक विधानसभा में 3 मंत्री जो होंगे, उनका एक ग्रुप होगा जो पूरा काम करेगा और इनकी ड्यूटी है कि ये कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव जिताने तक काम करेंगे। आपको याद होगा कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से दोनों डिप्टी सीएम का बाहर रहना या रखना, अब वो अपनी मर्जी से नहीं आए, उन्हें बुलाया नहीं गया, ये सब अपनी बात जगह, ये सब कयासबाजी अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इससे बाहर रहना एक तरह का संकेत तो है ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं अपने 4 मेहमानों का जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला सिंह, सबसे पहले सवाल आपसे कि ये संगठन वर्सेस सरकार, ये कहां से आ गया भाई? बीजेपी की जिस तरह की कार्यशैली रही है और जो परिपाटी रही है पार्टी की, उसमें संगठन और सरकार दोनों अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ, ये नया नैरेटिव कहां से पार्टी में आ गया? मेरी सबको राम राम। और असत्य को पता नहीं है जीत का मंत्र, इसलिए दिन भर करता रहता है षड्यंत्र। विपक्ष जो है, शायद उनको इस प्रकार की कोई उनकी दुखती नब्ज है कि वो सत्ता में नहीं आ पाए, तो हर छठे महीने एक षड्यंत्र चालू हो जाता है। अरे संगठन और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, अरे योगी आदित्यनाथ जी और उनके उप मुख्यमंत्रियों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, अरे योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। आप हर छठे महीने आप ये देख लीजिए, 2017 से जो ये कार्यक्रम चालू हुआ है वो अब तक चालू। जहां तक मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कार्य कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। अगर मैं संगठन की बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश का संगठन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। संगठन अगर मजबूत है तभी आप सत्ता में आ सकते हैं, और अगर आप सत्ता में हैं तो उससे आपके संगठन को भी मजबूती मिलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बखूबी समझता है। हाँ, तो जब समझता ही है, अनिला सिंह जब समझता ही है, तो इसको केशव मौर्य बार बार क्यों इस तरीके से उठा रहे हैं कि जैसे संगठन अलग है और सरकार अलग है, और संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है? भाई ये बहुत सारी बातें अंडरस्टूड है, सब लोग समझते हैं कि संगठन और सरकार के बीच में किस तरह का तालमेल और कैसे काम होता है ना। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ रखते हैं उनको इस बात का अंदाजा है, लेकिन ये बार बार क्यों कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि संगठन बड़ा है, इस बात को याद रखना है? तो भाई कुछ तो चल रहा है ना वहां। देखिए, मैं बात अपनी पूरी करना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी में और ऐसे राजनीतिक दल जहां पर एक परिवार का हुक्म चलता हो, वो ऐसे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, वो नहीं समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है वो नहीं समझ सकते। जी बयानबाजी कर रहे हैं, वो हम भूल गए दृश्य जब मंच पर किस प्रकार से उनके पिताजी जब नहीं रहे थे, अपने चाचा का अपमान कैसे किया था, हाथ पैर घुसे, गाली गलौज मंच पर चलते हुए, क्या हम लोगों ने नहीं देखा है? और जहां तक आप केशव प्रसाद जी मौर्य के बयान के बारे में आप कह रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि भाई एक चीज बताइए, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी हमें अपेक्षा थी, तो जो एक एक कार्यकर्ता है जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है,
उसको एनर्जाइज करने की आवश्यकता है कि नहीं है? ये 2024 का चुनाव कोई फुल स्टॉप तो है नहीं, ठीक कॉमा है। हो सकता है। तो मतलब ये ऐसे आप ये कह रही हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो बेसिकली अपने संगठन को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद सरकार में हैं और संगठन को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बात है, और उसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे संगठन और सरकार अलग अलग चीज है। मैं इस सवाल पे फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा एक बार मैं राजकुमार भाटी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बीजेपी में फूट की अभी मतलब एक आहट भर से आप लोगों की बातें खिलाई है, मौका मौका टाइप का मामला हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इनके यहां तो कुर्सी को लेकर मारामारी मची हुई है, तो आपकी अब ये उम्मीदें दिख रही है कि मतलब अगर इनके बीच अगर कुछ फूट दिख गई तो आपके लिए आपको उम्मीद दिखाई दे रही है उसमें? नहीं, किसी के घर की कलह से और किसी के घर की फूट से हम कभी खुश नहीं होते हैं, ना हमारी बातें खिलती हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उन पर टिप्पणी तो की जाएगी, उन पर तो राजनीतिक नजर तो दृष्टि तो रखी जाएगी। अब जो अनिला सिंह जी कह रही हैं, देखिए हम तो दर्शक हैं, हम तो देख रहे हैं, तटस्थ होकर देख रहे हैं। जो परिणाम होना होगा वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन अनिला जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहाने से आपके ऊपर निशाना साध रही हैं, मीडिया के ऊपर। ये तो अभी आपने, आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया गया, आपने ही कहा है केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मीटिंग तक में नहीं बुलाया योगी आदित्यनाथ जी ने। जो केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले कह रहे थे संगठन सर्वोपरि होता है, उस संगठन के किसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं लगाएगी उपचुनाव के लिए। तो योगी जी ने तो सिद्ध कर दिया कि सरकार सर्वोपरि होती है। जब 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी उन्होंने 10 विधानसभा चुनावों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए लगाई है और उन्हें किसी संगठन के आदमी की जरूरत नहीं महसूस की उन्होंने, तो उन्होंने तो बिना बोले, बिना कोई वक्तव्य दिए सिद्ध कर दिया कि तुम बोलते रहो कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सरकार बड़ी होती है और सरकार हम चला रहे हैं। अब जो अनिला जी कह रही थी कि एनर्जाइज कर रहे हैं, तो ये जो मोती सिंह कह रहे थे कि मैंने अपने 45 साल के जीवन में इतना भ्रष्टाचार थाने तहसील में नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में देखा है, वो एनर्जाइज कर रहे थे पार्टी को। जो इनके सहयोगी संजय निषाद कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, फर्जी मुठभेड़ करोगे तो वोट कहां से मिलेंगे, तो ये क्या पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? जो इनके एक विधायक कह रहे हैं रमेश मिश्रा जी कि अगर यही हाल रहे तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। और इनके अनेक बयान, इनके कई तो जो समीक्षाएं हुई हैं, जो इनके प्रत्याशी हारे हैं, वो खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं कि गद्दारों की वजह से और जयचंदों की वजह से हम हारे हैं। तो कितने गद्दार और कितने जयचंद पार्टी में भरे हुए हैं। सच्चाई यह है कि ये पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहती थी, ये पार्टी विद डिफरेंसेज हो गई है। इस पार्टी में सबके बीच में डिफरेंस है। अमित शाह जी और योगी जी के बीच में डिफरेंस है, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में डिफरेंस। राजकुमार भाटी, सामाजिक डिफरेंस भी हैं, अलग अलग लॉबी बनी हुई है, उस पार्टी से आप खुद उस पार्टी को की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज, जिस पार्टी में एक वक्त था कि जब आपकी सरकार थी तो लोग कहते थे कि 4.5 सीएम हैं और फिर बाद में वो 5 सीएम में तब्दील हो गए थे। तो भाई जिसमें पता नहीं लगता था कि सरकार कौन चला रहा है और किसके हाथ में असली ताकत है। भाई इस तरह की सिचुएशन आपकी पार्टी में भी रही है ना? तो प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा का मैं रुख करूंगा। हमारी पार्टी में रही होगी, जब हमारी पार्टी में रही होगी तो बीजेपी ने हमारी खूब आलोचना की होगी, मीडिया ने भी की होगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कत है, आलोचना उसकी होनी चाहिए। अगर ये कह के आपको संतुष्टि मिलती है कि इतिहास में तो कभी इनमें भी रही थी, तो हमें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे खुशी मिलती हो और अनिला जी को खुशी मिलती हो, अगर हमारे पुराने विवाद याद करके आपको खुशी मिलती है तो उन्हें याद कर लीजिए। लेकिन वर्तमान में तो नहीं वो संदर्भ पे जा रहे हैं। नहीं मतलब ये जरूरी होता है ना कि पॉलिटिक्स में जो ना वो संदर्भों को जोड़ते चलना चाहिए ताकि जनता को पता रहे कि जब कलह और सियासी फूट की बात की जाती है तो जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनका भी अपना एक इतिहास रहा है। प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, ये उठा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। हाँ, मैं आऊंगा, राजकुमार भाटी आपके पास आऊंगा। ब्रजेश मिश्रा, ये जो संगठन बनाम जो सरकार वाला मामला चल पड़ा है अचानक से, आप इसको कैसे देखते हैं? एक मतलब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप ये कोई वाकई कोई लड़ाई है या चूंकि एक चुनाव में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो एक चर्निंग चलती है और चलनी भी चाहिए,
तो मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पे, या जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि फूट जैसी स्थिति है वैसा देखते हैं आप? देखिए, जो भी सत्ताधारी दल रहे हैं, वो चाहे संघ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य में या किसी अन्य राज्य में रहे हों, अगर मनोवांछित परिणाम नहीं आते हैं तो उसकी समीक्षा सभी राजनीतिक दल करते हैं। ये राजनीतिक परंपरा है देश की, और क्यों ना करें। जो लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर उनको उतनी वांछित सीटें नहीं मिली हैं तो वो समीक्षा करते हैं। ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती है। और ये जो संगठन और सरकार के बीच के समन्वयन वाली बात है, तो जब कोई बड़ा संगठन होता है, कोई ज्यादा बहुमत की सरकार होती है, तो वहां पर समय समय पर समन्वयन की आवश्यकता पड़ती है और परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप रिप्रेजेंट करने चलेंगे तो आपके संगठन में परिवर्तन होंगे, आपके राजनीतिज्ञों के चेहरों में परिवर्तन होंगे, पदाधिकारियों में परिवर्तन होंगे। और जो राजनीतिक दल इस समय आलोचना कर रहे हैं, उनका खुद का भी समीक्षा का इतिहास रहा है। बड़ी बड़ी हार के बाद भी समीक्षाएं हुई हैं, और मैं समझता हूं कि समीक्षा करके जनता के अनुकूल चलना, जनोपयोगी सरकार चलना और लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव, अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव तरीके से काम करना, ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर जनता को, लेकिन आपको क्या लगता है कि समीक्षा तो ठीक है इनकी हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूपी में आज भी योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है बीजेपी के पास या विपक्ष के पास भी? देखिए, अब इसमें तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी का अभी तक कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि वो बहुत सशक्त नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनको भविष्य में और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी भी अपने लोकप्रिय और न्यायप्रिय नेतृत्व को आगे लाने का बिल्कुल से काम करेगी। और जहां तक योगी जी का प्रश्न है, इसी प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है, उसकी तुलना अगर किया जाए तो चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं। तो मैं समझता हूं कि चूंकि योगी जी को पूरी तरह से इस पूरे चुनाव में जब हुआ ये जो लोकसभा का चुनाव, तो ऐसा नहीं था कि योगी जी एकल कोई उसका परिचालन कर रहे थे उत्तर प्रदेश की तरफ से। ऐसा भी सुना जाता है कि बहुत सारे उनके नाम उनके कहने पर नहीं काटे गए थे, इसलिए योगी जी को अभी पूरा मौका नहीं मिला है बैटिंग करने का। तो योगी जी चाहेंगे भी और पार्टी भी चाहेगी कि योगी जी को पूरा समय दिया जाए, उनको निर्णय मतलब संगठन के स्तर पर भी उनको सुना जाए, ठीक है, और उनके निर्णयों को भी माना जाए। तो जब हम उनको चुनाव का पूरा नेतृत्व देंगे, तो उस स्थिति में केवल तभी हम योगी जी का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है। लोकेश जिंदल, आज जो बीजेपी में हो रहा है, किसी भी एक लोकतांत्रिक, एक ऐसी पार्टी में जिसके भीतर एक जो आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र जिंदा है, वहां ये सब होना स्वाभाविक है। इसलिए क्योंकि भाई हार या जीत या मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलते हैं, तो उसकी समीक्षा और फिर उसकी जिम्मेदारी, ये सब तय करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, और हो रही है। तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं यहां, जहां पर कि चाहे हार हो या जीत हो, अगर हार होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, और जीत होगी तो उसका सेहरा एक परिवार को, एक व्यक्ति के सिर पर बांध दिया जाएगा। रंजीत जी, आप परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो एक बहुत गहरी व्यवस्था दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वर्तमान में, वो केवल एक व्यक्ति की गिरफ्त में है। जब तक तो चुनावों में सफल परिणाम दिख रहा था, तब तक विद्रोह की आवाजें नहीं थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा का परिणाम अनुकूल नहीं आया है, हर जगह से उत्तर प्रदेश में विद्रोह की आवाजें धीरे धीरे बुलंद होने लग गई है, और ये बढ़ती जाएगी। उसका कारण केवल एक है कि शासन और प्रशासन पार्टी संगठन के बिना एक तरफा राज कर रहा था। देखिए, मैं राजनीति का एक बहुत ही अहम सा आपको किस्सा बताता हूं। कोई भी कार्यकर्ता जब अपने नेता के पास जाता है, या किसी भी प्रकार की समस्या लेकर, या किसी समस्या का समाधान के लिए, तो उस समय वो नेता सत्ता पक्ष का हो तो वो सरकार तक अपील करता है और उस समाधान के लिए मेहनत करता है, उस समाधान के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती,
तो ना तो वो कोई आम आदमी उस कार्यकर्ता के पास जाएगा और ना ही वो कार्यकर्ता का तो सरकार कौन कह रहा है कि नई सुनवाई हो रही है? ये सुनवाई वाली बात कहां से आ गई? किसकी सुनवाई नहीं हो रही? प्रदेश के अंदर रंजीत जी, हाँ, एक तरह से समझ लीजिए कि बुलडोजर राज चल पड़ा है। जहां पर अयोध्या का सर्कल रेट हो, हाँ, या फिर एमएसपी का प्राइस हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, भाई या आप लेबर की डिमांड हो, आप कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है सरकार में नहीं सुनी जा रही है। भाई आपके यहाँ तो पार्टी में नहीं सुनी जाती। अगर पार्टी में अगर सुनी जाती तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का आपका पूरा कैडर जो है, पूरा कुनबा वो शामिल हो गया बीजेपी में। भाई जो राजस्थान में 9,000 से ज्यादा छोटे बड़े नेता जो हैं वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए बीजेपी में। तो जब आपकी पार्टी में नहीं सुनवाई हो रही, यहां तो सरकार की आप बात कर रहे हैं। रंजीत जी, इसमें मैं सहमत हूं आपसे। हाँ। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है कैडर और एक नेता जो कि कांग्रेस की पार्टी को जनमानस के साथ जोड़ता है। ये एक मास बेस्ड पार्टी है कांग्रेस। तो नेता नेतृत्व ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जब हम फील्ड की बात करते हैं। लेकिन भाजपा में कैडर सिस्टम है, जो ऊपर से आदेश आ गया उसका पालन करना होगा। तो इस तरह के कैडर बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर कोई भी नेता जब परफॉर्म नहीं कर पाता तो पूरा कैडर विद्रोह पर आ जाता है, और ये हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। अच्छा, और आगे और आपकी और उस पार्टी में क्या होता है जिसमें कि एक परिवार ही पूरी पार्टी का मुखिया होता है और वो बार बार फेल होता है, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोल पाता है उस परिपाटी को, और उसको क्या कहते हैं? इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं लोकेश जिंदल? रंजीत जी, आप लोकतंत्र की अगर बात करें, हाँ, तो ग्राउंड के ऊपर जो है, जो ग्रास रूट के लीडर होते हैं उनकी ज्यादा बड़ी भूमिका होती है बजाय इसके कि शीर्ष पर कौन बैठा है। अगर ग्राउंड पर लीडरशिप इफेक्टिव होती है, जनमानस के साथ कनेक्ट में रहती है और उसकी सभी समस्याओं का हल और निवारण करती है, तो वो पार्टी जो ऐसे नेतृत्व को बढ़ावा देती है, ऐसे नेतृत्व की कदर करती है, वही पार्टी सफल होती है। अच्छा, ठीक है, तो चलिए हम आपके पास आएंगे जरा, लेकिन चूंकि इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं ये लोगों के मन में भी घूम रहे हैं। ये सवाल जो हम यहाँ लेकर खड़े हैं, ये सवाल लोगों के मन में भी है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है और क्या सोचते हैं लोग इस बारे में। जरा लोगों की राय भी शामिल करते हैं इस चर्चा में। हमने सवाल किया था कि यूपी बीजेपी में जारी हलचल को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। 44% लोग कह रहे हैं कि ये सीएम योगी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, ऐसा लग रहा है, और 25% लोग कहते हैं कि योगी के विरोधियों की जो कोशिश है वो बेकार जाने वाली है। ऐसा मानने वाले 25% लोग हैं कि चाहे आपको जो कुछ लग रहा हो, लेकिन योगी हैं, योगी थे और योगी रहेंगे, लोग ऐसा मानते हैं। और नई चुनौतियों के लिए बीजेपी की तैयारी है, एक चर्निंग चल रही है पार्टी के भीतर, एक इस बात पे बहस चल रही है कि आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। ऐसा मानने वाले लोग करीब 30% से ज्यादा लोग हैं जो मानते हैं कि ये अगले चुनौतियों के लिए तैयारी चल रही है पार्टी की। जरा सवाल नंबर 2 का भी जवाब जरा दिखाइए, लोग क्या कह रहे हैं, एक बार दिखाना चाहिए उसमें भी। लोग, हमने पूछा था आपसे कि क्या यूपी सीएम के पद पर योगी के अलावा किसी और को देखना चाहेंगे, और इस सवाल के जवाब में करीब 86% लोग कहते हैं कि नहीं, योगी ही यूपी के लिए बेस्ट हैं, और योगी हटेंगे तो बीजेपी कमजोर होगी, ऐसा मानने वाले लोग 11% लोग हैं, और नतीजों के बाद बदलाव की बात करने वाले लोग सिर्फ 2.5% लोग हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 97% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये लोगों की राय है जिसको कि हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है कि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं। नहीं, लोगों की राय है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने तो शुरू में ही कहा, हम तो दर्शक हैं। हमें तो देखिए, जनता जो सफर कर रही है, जनता को जो दिक्कतें हो रही हैं, जगह जगह शहर और गांव पानी में डूबे हुए हैं, सरकार उठापटक में लगी हुई है, पर्चा लीक हो रहे हैं परीक्षाओं के, नौकरियों में धांधली की जा रही है,
अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया है, पता नहीं कौन से आंकड़े लेकर मीडिया के लोग बैठते हैं जो ये कहते हैं कि अपराधों पर रोक लगाई है योगी जी ने। योगी जी के शासन में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस में सुनवाई न होने पर आत्महत्याएं हो रही हैं, पुलिस की हिरासत में मौतें हो रही हैं, पुलिस पीट पीट कर लोगों को मार दे रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने 45 साल के जीवन में इतना भ्रष्टाचार थाना तहसील में नहीं देखा। और ये सच्चाई ये हर आदमी बता देगा कि थानों में रिश्वत के रेट 3 गुना 4 गुना हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। मतलब आपके यहाँ भी रेट था ना कुल मिला के? मुग्ध है कि हम आपके यहाँ भी रेट था रिश्वत कर देते हैं हम तो। मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार में भी एक रेट था, वो 2-3 गुना 4 गुना हो गया है, यही कह रहे हैं ना आप? तो व्यवस्था तो आप ही लोगों ने बनाई थी। हाँ ना, देखिए सुन, आपको जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की जाए, जब सरकार को घेरा जाए, नहीं आपने जो काम मैं तो उसी पे कर रहा हूं कि भाई रेट 2-3 गुना हो गए, तो हमने कहा कि रेट तो आप ही लोगों ने तय किया था, अब तो रिवाइज हुआ है वो, क्यों? नहीं, हमारी सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत होती थी कि जनता के साथ न्याय किया जाए। योगी जी की हिदायत ये होती है कि गोली मार दो, बुलडोजर से घर गिरा दो, जमीन में गाड़ दो, सबक सिखा देंगे, वो आसमान में भेज देंगे, जमीन के नीचे ये ठोक देंगे बोला था योगी जी ने अपने एक भाषण में, बोला था ठोक देंगे। ये सभ्य सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की भाषा नहीं होती है। और जब पुलिस को सरकार खुला छोड़ती है, पुलिस को निरंकुश छोड़ती है, तो पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये कोई भी समाजशास्त्री, कोई भी अपराध शास्त्री, कोई भी राजनीति शास्त्री आपको बता देगा। ये मैं नहीं कह रहा। पुलिस और प्रशासन को जितना आप निरंकुश छोड़ोगे, पुलिस और प्रशासन पर सरकार को अंकुश रखना चाहिए, उन पर निगरानी रखनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को जब निरंकुश छोड़ा जाता है तो जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, रिश्वत बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये एक सामान्य सा नियम है। अनिला सिंह, ये राजकुमार भाटी जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जी देखिए ऐसा है रणजीत जी, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं भाटी साहब, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता लोकेश जी की बात सुनी। इन लोगों ने कहा कि इतनी आवाजें आ रही हैं, देखिए उनके एक विधायक ये बोल रहे हैं, दूसरे उनके एक्स एमपी ये बोल रहे हैं, फलाना कार्यकर्ता ये बोल रहा है, वो पदाधिकारी वो बोल रहा है। भाई हमारे यहाँ जुबान है तो आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे राजनीतिक दल जिनकी जुबान पे, मुंह पे ताला लगा दिया गया है कि अगर ताला खुलेगा जुबान चलेगी तो खींच ली जाएगी, तो वहां तो आवाजें सुनाई नहीं देंगी ना भाटी साहब, ठीक है ना? ये मैं लोकेश जी को भी कहूंगी, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। हमारे यहाँ असली डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी के मन में कोई बात आती है तो वो ओपनली रखते हैं, और उसके ऊपर जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, जो सीनियर पदाधिकारी हैं, उसके ऊपर विचार भी करते हैं। दूसरी बात यह है, जो मैं लगातार सुन रही हूँ उत्तर प्रदेश में, प्रशासन जो है बेलगाम हो गया है, प्रशासन सुनता नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो गए। अभी भाटी साहब ने कहा प्रशासन के ऊपर नकेल डाल के रखनी चाहिए, नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक तंत्र जो है वो बेलगाम हो जाता है, कुछ का कुछ करता है। पुलिस वालों को ऐसे काम करना चाहिए। साहब आप लोगों ने सोच क्या रखा है? पुलिस वालों के बारे में क्या सोच रखा है? लगातार जो मैं ये सुन रही हूँ, रिश्वतें जो है 3 से 4 गुना हो गई हैं। अरे जो ये लोग बोल रहे हैं, चाहे वो हमारे विपक्ष के लोग हो या मेरी पार्टी के अंदर खुद ऐसे लोग हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कहने से पहले आप सबूत लेकर आइए। आपके पास एक भी सबूत है कि उस थानेदार ने, उस सीओ ने, उस कप्तान ने रिश्वत ली? बेखौफ आप सबूत लेकर आइए, क्योंकि अगर आप बिना सबूत के कुछ बात करते तो कुछ भी बोलते रहिए ना। सबसे आसान होता है सरकारी तंत्र पे उंगली उठाना। आपको लगता है अधिकारी जो है वो किसको सर्व कर रहा है? वो सरकार का नौकर है भाई, सरकारी नौकर है। ठीक है, भाटी जी जवाब देना चाहते हैं। सरकार कहती है, जो सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकारी तंत्र राजकुमार भाटी, हाँ करता है। पर मैं एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है, पर 5 उंगलियां जब बंद होती हैं तो वो ताकत बनती है। ठीक है राजकुमार भाटी, हाँ प्रशासन को
इतना आप आरोप है कि आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, रंजीत जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, एक चीज बोलना चाहती हूँ फाइनली, फिर भाटी साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं, कुछ अनिला जी कह रही हैं सबूत लेके आओ। पिछले 1 महीने में भाटी साहब जस्ट जिला गौतम बुद्ध नगर में, हाँ अनिला जी की बात पूरी हो गई हो तो मैं बात पूरी कर लूं फिर आप कहिए। हाँ अनिला जी अपनी बात जल्दी से पूरी करिए। हाँ जस्ट अ मोमेंट, मैं फाइनली एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से रंजीत जी, ये कहना चाहती हूँ, जी हाँ 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई, उसका नतीजा आप देख लीजिए। ऐसे राजनीतिक दल जो खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कभी प्रयागराज में तो कभी कानपुर में, ये कहा जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। तौकीर रजा जो है खुलकर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। ये ताकत कहां से आ रही है? ये ताकत वहां से आ रही है जो खुलकर कह रहे हैं। अभी तो हमने छोटी सी झांकी दिखाई है 2024 की। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता हम बाहर का दिखाएंगे। तो प्रदेश की जनता को भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक दल जो इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, आपको वो पसंद है या योगी, वो व्यक्ति राजकुमार भाटी जीवन समर्पित किया हुआ है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को बेटर करने में, आपको ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग जब असफल होने लगते हैं और घिरने लगते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वह मुद्दों का सांप्रदायिकरण कर देते हैं। अब अनिला जी मुद्दे को हिंदू मुसलमान पर ले आई, जबकि कोई आज विषय नहीं है उसका। इस देश में अल्लाह अकबर कहने की भी पूरी आजादी है, हर हर महादेव कहने की भी पूरी आजादी है, जय श्री राम कहने की भी पूरी आजादी है, जय श्री कृष्ण कहने की भी पूरी आजादी है। इस देश में धार्मिक आजादी हमारा संविधान देता है। हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण मत किया करिए। आपने अनिला जी ने कहा कि रिश्वत के आरोप तो लगा रहे हैं, सबूत लेके आओ। पिछले 1 महीने में 3 वीडियो इस जिला गौतम बुद्ध नगर के ही जारी हुए हैं, तहसीलों के, जो ऑन उसमें कैमरे में कैद हुए हैं, इनके पटवारी कानून को रिश्वत लेते हुए। पीछे अभी एक चैटिंग वायरल हुई थी, व्हाट्सएप चैटिंग थी, जो पुलिस अधिकारी ये हिसाब ले रहे थे कि किस थाने से कितना पैसा आया है। पोस्टिंग के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर जारी हुई थी। आपका भ्रष्टाचार, आपकी रिश्वतखोरी तो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में खुल के दिखाई दे रही है, खुल के बोल रहा है। और जो आपकी ये सड़कें धंस रही हैं और जो छतें टपक रही हैं और जो पुल गिर रहे हैं, इनमें भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, या बिना भ्रष्टाचार के गिर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के शासन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया था, आज तक उसमें कोई शिकायत नहीं आई। फर्राटे से वाहन दौड़ते हैं। आपने जो हाईवे बनाए हैं वो सारे धंस गए पहली बारिश में ही, जगह जगह गाड़ियां पलट गई, जगह जगह गड्ढे हो गए। रामपथ जो आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, राम मंदिर की गर्भगृह की छत टपक रही थी, वहां के पुजारी सत्येंद्र दास खुद मीडिया के सामने आके कह रहे थे, ठीक है रामपथ धंस गया आपका, उसमें पानी भरा हुआ है, श्रद्धालुओं को पानी में राजकुमार भाटी गंदे पानी से निकल के जाना। राजकुमार भाटी हालांकि छत नहीं टपक रही थी, ओम राम मंदिर परिसर में पानी जमा था, छत नहीं टपक रही थी, आपने मिसकोट किया उनको, ठीक है, सत्येंद्र दास जी ने कहा था, सत्येंद्र दास जी ने कहा, हमने उसको वेरीफाई भी कराया और उनका दावा सही नहीं निकला। मैं जल्दी से एक बार ब्रजेश मिश्रा से एक सवाल करना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले ब्रजेश मिश्रा जी थोड़ी देर पहले राजकुमार भाटी जी ये कह रहे थे कि भाई जिस तरह की से सरकार चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में कि ठोक दो, बुलडोजर चला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना, इसका नतीजा है कि आज इस तरह के नतीजे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस पार्टी के लिए। भाई मैं कह रहा हूं कि लेकिन ऐसी ही सरकार चल रही थी इसी सख्ती से, उसके बावजूद बीजेपी की सरकारें वहां रिपीट हुई और कई चुनावों में बहुत अच्छे नतीजे भी आए, पहली बात। और योगी मॉडल कोई संगठन का मॉडल नहीं है, बल्कि योगी मॉडल एक प्रशासन का मॉडल है, एक सरकार का मॉडल है। और योगी मॉडल की तारीफ और उसको एक तरीके से रेप्लिकेट करने का काम पूरे देश के कई राज्यों में चल रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये योगी मॉडल पर फिर से सोचने की जरूरत है? देखिए, योगी जी का जो बयान आया था या जो समय समय पर आया है, वो केवल अराजक तत्वों के लिए आता है, गुंडागर्दी करने वालों के लिए आता है और जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं उनके लिए आता है। ये बयान उनके ऐसे नहीं है कि किसी सभ्य व्यक्ति के लिए आते हों। तो अगर कोई प्रशासक, उसको ऐसा लगता है कि जो लोग समाज में जिनका गड़बड़ी करने का इतिहास है और ऐसे लोग जिनको कि राजनीतिक दलों ने टिकट दिए, असामाजिक तत्वों को, अपराधियों को टिकट दिए, उनको संसद पहुंचाया और विधानसभा पहुंचाया, जो लोग आपराधिक तत्वों की राजनीति करते हैं, केवल उनके लिए ये बयान थे।
ये बयान सभ्य समाज के लिए नहीं थे। अन्यथा अगर ऐसे बयान थे जैसा कि कहा जा रहा है तो भाई कोर्ट खुली हुई थी, आप जाकर के उसको चुनौती देते, उन्हें दंडित करवा देते। तो लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है कोई मनमाना बोल सकता है। और जहां तक रह गया कि भाई बुलडोजर है, ये है, वो है, तो मैं मानता हूं कि अगर कोई प्रशासक उसको लगता है कि राज्य में असामाजिक तत्व फैलाने वालों को किसी प्रकार से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, नहीं तो सभ्य समाज को रहने में समस्या हो जाएगी देश के अंदर, तो करता है। तो इसमें किसी भी दल को क्यों समस्या होनी चाहिए? तो मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कहा है कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। बिल्कुल। किसी अच्छे व्यक्ति के लिए तो कहा है योगी मॉडल उसको ठोक आप देंगे। ये कह रहे हैं ना कि योगी मॉडल जो पूरे देश में एक तरीके से जिसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर कोई विचार करने, पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, और वो पहले भी हिट था और अभी भी हिट है। देखिए, अगर आप कोई सर्वे करवाएंगे तो वो मॉडल सुपरहिट है। भाई राजनीतिक प्रतिपक्षियों का तो जरा होता है, वो आलोचना करते हैं। ठीक है, तो हम तो लाइव ही सर्वे कराते हैं ब्रजेश जी, और हमने एक और सवाल पूछा था, उसका भी रुझान ले लेने का वक्त आ गया। जरा हमने पूछा जो सवाल, उसका बताइए, जरा दिखाइए लोग क्या कह रहे हैं। हमने पूछा था कि केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को कैसे देखते हैं आप, और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। जरा 36% लोग ये कह रहे हैं कि केशव को सीएम न बन पाने का मलाल है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, और योगी के मुकाबले में केशव कहीं नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग करीब आप देखिए तो 47% लोग हैं, और 16%, 17% लोग ये कह रहे हैं कि केशव भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, इसको अदरवाइज अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है लोगों की राय, और लोगों की राय के बाद अब आपको बता दूं कि देश का मूड मीटर में हमारे पास वक्त इतना ही था। हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब वक्त है कि आज जो देश के मूड मीटर हैं उनके 4 लकी वोटर का नाम अनाउंस किया जाए। कमलेश कुमार उत्तर प्रदेश के हैं, उसके अलावा महेंद्र पाल दिल्ली के हैं जिनको कि आज मूड मीटर का इनाम मिलता है, गीता चौहान उत्तराखंड की, और ममता सिंह मध्य प्रदेश के हैं, इनको मूड मीटर की तरफ से लकी वोटर का इनाम मिलता है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।